अभी आ रहा है? वॉइस आ रहा है अभी? मतलब इतनी देर से जब मैं बोल रहा था तो कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों? तुम लोग क्या मतलब सोए हुए रहते हो क्या कहीं पे? उतनी देर से मैं कमेंट देख रहा था, कम से कम 2-3 मिनट मैंने शुरू में कमेंट देखा, बस एक मुझे दिखा वॉइस। तो मुझे लगा एक ही स्टूडेंट का है, हो सकता है उसके में प्रॉब्लम हो। और फिर एकदम से स्पैम कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। मतलब बड़े गधे गधे टाइप हो कभी कभी। लगता तो है यार। कभी कभी तो लगता है कि तुम लोग काफ़ी तेज हो, कभी कभी लगता है नहीं तुम लोग हो तो एकदम बॉटम। मानते हो कि नहीं इस बात को, बता। इस बात को मानते हो तुम लोग कि नहीं कि तुम लोग हो तो थोड़े से बॉटम? क्यों? बोल तो रहे थे इतनी देर से, अरे तो बोल तो रहे थे इतनी देर से, लेकिन जब सही टाइम था तब बोलना चाहिए था ना। मुझे लगा सर आए ही नहीं है। भाई एटलीस्ट ये तो सोचा करो, मतलब क्लास तो तभी स्टार्ट करेंगे ना जब रेडी होंगे। लो वॉइस है। ये भी हमारी गलती। नहीं और किसकी गलती है? और किस लिए मैं कमेंट खोल के बैठता हूँ? नहीं नहीं, और किस लिए कमेंट खोल के बैठता हूँ मैं? हम्म? मैंने इतना ज्ञान दे डाला, सब कुछ कर डाला, और तुम लोग जो है ज्ञान लेने से चूक गए बस। मैंने डीप ब्रीथ भी करवा दिया तुम लोगों को, खैर कोई नहीं, कर लो अभी कर लो। ठीक, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा था, आर्टिकल 19 इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स इन इंडिया। ओके, तो मैंने ये बोला फिर उसके बाद, जो तुम लोगों ने नहीं सुना, कि हमने इस तरह से याद किया है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। बाकी जितने हैं वो ना सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को बल्कि फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमसे वो इस तरह से पूछ ले एग्जाम्पल के तौर पे, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये सिटीजन को है या फिर फॉरन सबको है? देखो, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियंस को हैं, इसका मतलब ये नहीं बाकी सिर्फ फॉरेनर्स को हैं। बाकी वाले तो फंडामेंटल राइट तो भारतीयों के लिए हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, यानी ये वाले फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं, बाकी सबके पास हैं। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 है, तो ये सिर्फ इंडियंस वाला नहीं है, ये सबको मिला हुआ है। ठीक है, 14 राइट टू इक्वलिटी, 15, 16, 19, 29, 30 में तो आता ही नहीं है ये राइट टू इक्वलिटी, तो मतलब सबको मिला हुआ है। तो इस तरह से करना है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, तो पहला वाला हमारा हो जाएगा गलत। ठीक, तो पहला गलत आंसर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपको इसीलिए कहते हैं सर फेस रिवील करके पढ़ाओ तो पता चलेगा, अगले साल से ज़रूर। ठीक है, फॉर श्योर। क्या करें, इस आर्टिकल का सरकार तो मानती नहीं, बात तो ये भी सही है। तो देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि अब आप थोड़ा सा अडेप्टेड हो रहे होगे। आप 6 मॉक आपने लगा लिए, और जो 3.0 बैच वाले उन्होंने तो आई थिंक 10 से ज़्यादा ही लगा लिए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप अडेप्टेड हो गया होगा उस चीज़ से, आपको पता है कि हाँ इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, है ना। अब कल से आपको थोड़ा सा हम गेम को थोड़ा लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके तैयार रहना। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था आपको, खैर कोई नहीं। आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल पर्सन। यहाँ पर हम क्या रिकॉल कर सकते हैं? ठीक है, जो लिखा हुआ है वो तो सही है, पहली बात तो कि राइट 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये हमें पता होना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल राइट, इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल दी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू अस, बिकॉज बिना लाइफ के तो हम किसी फंडामेंटल राइट को तो एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि इसमें बहुत सारे राइट्स घुसे हुए हैं। दैट इज़ राइट टू हेल्थ है, राइट टू स्लीप है यहाँ तक की। ठीक है, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो ये सारे राइट मिले हुए हैं, बट राइट टू वर्क नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। राइट टू वर्क किस आर्टिकल में है? 41 में वो आपको देखने को मिलेगा। तो और इसमें फिर हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि पूरा अगर हम आर्टिकल 21 को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंटिल एंड अनलेस बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से हम कर सकते हैं राइट को वॉयलेट, मतलब वॉयलेट या फिर छीन सकते हैं राइट टू लाइफ। तो अब ध्यान से समझना, इसमें कुछ केसेस इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने लिया कहाँ से, ये आप कमेंट में जल्दी से बता दो। ठीक है, कहाँ से हमने लिया है, और हिंट देता हूँ, वो कंट्री जो है, जो कंट्री जहाँ से हमने लिया है वो आज सेलिब्रेट या फिर बोल रही हो शोक मना रही है। 80 साल उसके कंप्लीट हुए हैं फैट मैन और लिटिल बॉय के। 80 साल कंप्लीट हुए हैं आज लिटिल बॉय के, और परसों 9th को फैट मैन के उसके 80 साल कंप्लीट होंगे।
पार्लियामेंट में हमारे आज मौन भी रखा गया इसके लिए 2 मिनट, और मतलब बड़ी हंसी आई वो मौन देख के। जब मौन इन्होंने बोला ठीक है ओम बिरला कि खड़े हो जाइए सभी लोग, मौन रखेंगे, एंड जस्ट विद इन द सेकेंड्स, मतलब जैसे ही मौन ख़त्म हुआ लो एकदम पागलों की तरह चिल्लाना शुरू। तो बड़ी मतलब हंसी आई वो चीज़ देख के। यस, जापान इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो फिर एक्चुअल में ये बात काफ़ी केसेस में है। जैसे 1950 में एक ए के गोपालन केस हुआ, ठीक है, बहुत पहले ए के गोपालन केस हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया और बोला हाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही है, ठीक है। एक फिर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस हुआ, जिसको कि हम हेबिस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो वेव लिया एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में, जिसको हम हेबिस कॉर्पस केस बोलते हैं। देन फाइनली इन दी मेनका गांधी केस जो हुआ था, जो 1978 में हुआ था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडर व्यू लिया और बोला कि सिर्फ यहाँ पर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय तो लॉ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करेंगे। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक कहाँ से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है? यूएस से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वी विल ऑल्सो चेक इफ द लॉ इज जस्ट एंड फेयर, ठीक है, हम ये भी चीज़ चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट रिसीव, और पता है एक स्टूडेंट है आज मेरा, मतलब स्टूडेंट है वो, आज सेलेक्टेड स्टूडेंट है, तो काम से कुछ गया होगा धौलावीरा, तो धौलावीरा की उसने मुझे वीडियोस भेजे, ठीक है, कल आपको पढ़ाएंगे धौलावीरा, ठीक है, उन्हीं वीडियोस से, ठीक। ठीक है, कमेंट थोड़ा सा भी फिक्स रखें, है ना, बाकी तो मैं आपके कमेंट्स लूँगा लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल इन द विंडवर्ड साइड। अब वेस्टर्न घाट यहाँ पे है हमारे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में क्या होती है, मेरे ओरोग्राफी रेनफॉल होती है। जो रेनफॉल होती है आपको पता होना चाहिए कि जो बारिश होती है वो 3 तरह की होती है। वो 3 तरह कौन है? एक तो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ठीक है, कन्वेक्शनल है, एक है ओरोग्राफिक, और एक है साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल का मतलब होता है, कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन, चीज़ें ऊपर उठना। जैसे कि हमने देखा था एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे थे। कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसने दी थी? कन्वेक्शन करंट थ्योरी सुबह बताया था, किसने दी थी? आर्थर ओम्स ने। याद रहेगा, आर्थर ओम्स ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? कमेंट में जल्दी से बताओ, हु गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? तो एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था उसको। देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? हैरी हेस ने दिया था, याद रहेगा ना। कन्वेक्शन करंट इस तरह से डेवलप होते हैं, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? तो ओरोग्राफिक का मतलब, ओरोग्राफिक को ही रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ माउंटेन्स होते हैं, और माउंटेन से क्या होता है, जो मॉइस्चर लेडन विंड होती है ना, मॉइस्चर लेडन विंड, वो इस माउंटेन, ऐसा तो नहीं फाड़ के एकदम तोड़ के हवा जो है इस माउंटेन के पार चली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर ये बारिश करेगी। यहाँ जब बारिश करेगी ना, इसी वजह से आपने देखा उत्तरकाशी में बादल फटे। व्हाट इज़ बादल फटना? क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? जब एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बहुत ही कम एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। वो कब होता है? वो तभी होता है जब हिल्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह इस तरह से होती हैं। आप पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन सुनोगे, और ज़्यादा नहीं कहीं पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हिल्स वगैरह होती हैं तो आपस में उसको भागने नहीं देती हैं बादल, और बादल इकट्ठा होते इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं, धम्म से ग्रेविटी की वजह से गिरते हैं वो, ठीक है, और बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन करते हैं वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ योर विंडवर्ड साइड, इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड, और इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, जहाँ बारिश नहीं होती है। जहाँ बारिश होती है विंडवर्ड, जहाँ बारिश नहीं होती लीवर्ड। इसी को ये हम क्या बोल देते हैं? ऑफशोर, मतलब ऑफशोर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लीवर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक दूसरा टर्म एकदम दिमाग से जा रहा है, एंड दैट इज़ रेन शैडो। यस, रेन शैडो जोन इसको बोलते हैं, चीज़ ध्यान रखना, रेन शैडो जोन, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको ना वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी। तभी आप देखोगे कि जैसे कुछ यहाँ पर जगह, जैसे मुंबई जैसी जगह है, वहाँ पर महाराष्ट्र में आती हैं, बहुत बारिश होती है, लेकिन विदर्भ जैसी जगह वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है। वैसे ही आप यहाँ पर ले लो, अगर मैं बात करूँ जैसे कि कर्नाटका में, तो मैंगलोर जैसी जगह में बहुत बारिश होती है, लेकिन बैंगलोर में चले जाओगे तो लीवर्ड साइड में आ जाते हैं, तो बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। कमेंट करके बताओ जल्दी से, जो पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट होता है, पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट दिस पार्ट, यहाँ पर कौन सी टाइप की आपको सॉइल देखने को मिलती है? और तीसरी होती है हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल, जो साइक्लोन की वजह से आती है। साइक्लोन टॉपिक पे मैं अभी क्वेश्चन रखूँगा कल परसों पे, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि टेम्परेट, ट्रॉपिकल और एंटी साइक्लोन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे फॉर नाउ वुड बी ऑप्शन नंबर बी 2 and 3। सॉरी, क्या आंसर होगा? वेस्टर्न घाट वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द फोर्स एसेंट ऑफ मॉइस्ट एयर। और ध्यान रखना कि जब हवा ऊपर उठती है ना, तो उसको एनाबैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबैटिक।
और जब गिरती है कैटाबैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि दोनों सही हैं। और इसका सही एक्सप्लेनेशन है। कैसे हमने किया था, यहाँ पर सिर्फ बिकॉज लगाना है। वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड बिकॉज orographic rainfall occurs due to forced ascent of moist air. Consider the following statement. CRR is the portion of NDTL that banks must keep with RBI in cash. तो ये हम पढ़ चुके हैं। एक सेकंड। चलो भाई, तो अभी आते हैं यहाँ पे। CRR इज़ द पोर्शन ऑफ NDTL दैट बैंक्स मस्ट कीप विद RBI इन कैश। तो बात बिल्कुल सही है, हम पहले देख चुके हैं। NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होती है। ठीक है, लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है, लाइबिलिटी होती है जो बैंक में डिपॉजिट्स आते हैं उनको हम बैंक की लाइबिलिटी बोलते हैं, बैंक की देयता बोलते हैं। वो दो तरह की हो सकती है, डिमांड और टाइम। डिमांड का मतलब होता है आपकी सेविंग और करेंट अकाउंट, और टाइम होता है टर्म जिसको FD और RD बोलते हैं। तो CRR वही होता है जो बैंक को RBI के पास रखना है कैश में। क्यों रखना है वो सब पता है, ठीक है आपको। SLR, और ये लास्ट टाइम है इस पर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर भी रहा हूँ, आगे क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा तुम्हें क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन वही मैं बोल रहा हूँ। अब तुम ट्रेंड समझ चुके हो, सब कुछ एक तरह के क्वेश्चन कर चुके हो, अब कल से तैयार रहना। ठीक है, SLR इज़ ऑलवेज लोअर दैन द रेपो रेट। SLR हमेशा लो रहता है। इंक्रीज इन CRR रिड्यूसेस लिक्विडिटी इन दी बैंकिंग सिस्टम। अब CRR इंक्रीज होने से लिक्विडिटी कैसे डिक्रीज हो सकती है, बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि CRR का मतलब होता है कि आपको कुछ पैसा, ठीक है, RBI के पास रखना है। अगर आपको कुछ पैसा रखना है RBI के पास तो फिर आप लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, या DI मॉनेटरी पॉलिसी, या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारे टर्म्स हम वो करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट SLR, यू नो कि ये मतलब जो बैंक है उनको ये अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड। तो इसमें इंटरेस्ट रेट इन लोगों को कमा लेते हैं इंटरेस्ट रेट, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट इनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो SLR की अगर बात करेंगे ना तो करंट में जैसे रफली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18% समथिंग चल रहा होगा। ठीक है, 18% समथिंग SLR। और जो रेपो रेट होता है ना वो लगभग 5.5-6% इस तरह से चलता है। तो इट इज़ ऑलवेज लोअर, हमेशा लोअर होता है। देख साफ हायर है और हमेशा होगा, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है। तो और क्योंकि ऑलवेज अगर आप देखो तो इसको एक्सट्रीम सेंस में लेके जा रहा है कि अगर कभी भी अगर SLR हाई हो गया रेपो से, अपने आप ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर B 1 and 3 ओनली होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गुप्ता एरा बिगैन इन 319 to 320 CE, दैट इज़ AD, उसी को हम बोलते हैं कॉमन एरा बोलते हैं। ठीक है, देन अगर बात करेंगे कालिदास फ्लरिश्ड इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, बताइए सही है कि नहीं है। तो देखो पहली बात तो गुप्ता एरा बिगैन इन 319, तो हाँ बोल सकते हैं हम। वैसे तो 3rd century AD में आया था, तो 3rd century AD का मतलब है कि भाई हम बोल सकते हैं 200, ठीक है, कुछ 200 AD के मतलब उसके अराउंड। 3rd century का मतलब होता है 200 से लेके 300 के बीच का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे। ठीक है, तो 3rd century में ओरिजिनेट हुआ था एंड 3rd century से लेके 6th century तक चला था ये। ठीक है, बाकी अभी हम आगे देखते हैं। तो कालिदास फ्लरिश्ड इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, ये तो गलत हो जाएगा बिकॉज चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में फ्लरिश किए थे कालिदास, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिन्होंने कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्र, मेघदूतम, ऋतु संहारा, ठीक है, मालविकाग्निमित्र, ये सारी किताब इन्होंने, ये सारी नॉवेल्स इन्होंने लिखी थी। तो दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि दूसरा गलत होता है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। गुप्ता को इशूड कॉइन्स कॉल्ड एज दिनार्स, ये सही है। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्ली पार्ट ऑफ 4th century AD है ये। ओके, चलो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 1 and 3 ओनली। एक चीज़ यहाँ पर हमें रिकॉल करना है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू समुद्रगुप्त, कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने 24 बैटल लड़े और एक भी नहीं हारे। और ये हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति किसने इनके लिए कंपोज करी थी? प्रशस्ति का मतलब होता है जो प्रशंसा में करी, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। और ये किसने कंपोज करी थी? तो जो इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन,
हरिसेन ने इनके लिए कंपोज किया था ये, प्रयाग जो प्रयागराज है वहाँ पे, प्रयाग प्रशस्ति इसको बोलते हैं। और नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको बोला किसने था, वी ए स्मिथ ने बोला था। ये इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था कविराज सर्वराज उछेत्ता, दैट इज़ अपरूटर ऑफ ऑल किंग, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सर्वराज उछेत्ता और कविराज के इन्होंने टाइटल लिया था। और ये कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। सबसे पावरफुल रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर बात करेंगे तो विक्रमादित्य का टाइटल लिया था इन्होंने। और अगर आपको याद हो तो जो शाका रूलर थे उन्होंने, इनके जो भाई थे राम गुप्ता, उनकी वाइफ को मतलब वो कर लिया था, गिरफ्त में ले लिया था, फिर इन्होंने उनको हराया, अपने भाई को मारा, उनसे शादी करी उनकी वाइफ से, एवरीथिंग वो हम पढ़ चुके हैं स्टोरी। बट हमें पता होना चाहिए इन्हीं के कोर्ट में नवरत्न फ्लरिश किए थे, जिनमें से हमारे एक कालिदास थे। बाकी और जैसे वेताल भट्ट कौन थे, वेताल भट्ट उनमें से मैजिशियन थे, है ना। तो सारे हमें पता होना चाहिए कौन कौन थे। बाकी इनसे एसोसिएटेड जो इंस्क्रिप्शन है वो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। कौन सा है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। और मैंने टाइटल तो बता ही दिया कि आपको इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल ले रखा था चंद्रगुप्त सेकंड ने, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने अपनी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी करवाई थी वक टक डायनेस्टी के रूलर, जिनका नाम क्या था, रुद्रसेन दी सेकंड, उनसे शादी करवाई थी। ठीक है। रुद्रदमन जो थे, रुद्रसेन अलग हैं, वो वाका टाका से हैं, रुद्रदमन शाका थे, शाका रूलर थे। रुद्रदमन ने आपको पता होना चाहिए कि जो सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर करवाया था, जिसके बारे में हमें पता चलता है गिरनार इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, जो आपको सॉरी जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो गिरनार गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस, रामगुप्ता इशूड कॉपर कॉइन्स। यस। हिज हॉर्स ड्रैंक वाटर फ्रॉम 3 ओशंस। अच्छा, ये तो मेरे लिए पहली बार मैं तो ये जान रहा हूँ कि इनके घोड़े ने 3 समुद्रों से पानी पी लिया था, पता नहीं। चलो, क्लियर हो गया सब कुछ गुप्ता के रिगार्डिंग। अभी आते हैं 5th पे। एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू एंड NaCl इज अ बेसिक सॉल्ट। बताओ क्या आंसर होगा। तो NaCl अब किस तरह का, देखो सिंपल सी बात है, सॉल्ट बनता कैसे है। सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से। जब एक एसिड एक बेस से मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये हमें बात क्लियर है पूरी तरीके से। ओके, अब ये सॉल्ट ये तो एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है, इन 3 में कुछ हो सकता है। अब अगर एसिड स्ट्रांग होगा, बेस वीक होगा, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। अब अगर एसिड वीक होगा, ठीक है, एसिड जो होगा वो वीक होगा, बेस स्ट्रांग होगा, तो सॉल्ट जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल दोनों ही स्ट्रांग हैं या दोनों ही वीक हैं, उस केस में सॉल्ट न्यूट्रल होगा। अब ये जो NaCl है दैट इज सोडियम क्लोराइड है, कैसे बना होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एल्कली ऑल्सो। एल्कली क्या होते हैं जरा बताइए कमेंट में। और HCl जब मिला होगा तब बना होगा NaCl। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल सॉल्ट है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट नहीं होगा। और क्योंकि न्यूट्रल है तो लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं लाएगा। क्यों, क्योंकि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर में चेंज लाता है, ब्लू से लेके लाता है क्या, ब्लू से रेड लाता है। वहीं अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस क्या करता है, वो रेड से क्या करता है, वो ब्लू में करता है बेस। लेकिन क्योंकि ये तो न्यूट्रल है तो ये कुछ नहीं करेगा। टॉकिंग अबाउट दिस लिटमस पेपर, लिटमस जो है ये आपका जो लाइचन है उससे बनता है। लाइचन क्या होता है, लाइचन थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है। लाइचन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है, थैलोफाइटा फाइलम में होता है, पर्पल कलर का होता है लाइचन। और लाइचन जो है 2 लोगों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दिखाता है, एल्गे और फंगाई, दैट इज कवक की और शैवाल की जो है रिलेशनशिप दिखाता है। एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फाइकोलॉजी। और फंगस वाले को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, जैसे कि आपको याद हो एल्गे डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइके बोलते हैं, ब्राउन को फाइयोफाइके बोलते हैं, एंड रेड को रोडोफाइके बोलते हैं। एंड यू हैव, आपका होमवर्क ये कि आपको रिकॉल करना है मैंने ग्रीन में क्या क्या पढ़ाया था आपको याद है आपको, उल्वा, कारा, ठीक है, वॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, ये सब। देन रेड में आपको याद करना है जैसे जेलिडियम, ठीक है, जेलिडियम याद है आपको, ये हम लोगों ने रेड में पढ़ा था, अगर जेली बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन फिर ब्राउन में अगर बात करेंगे केल्प, लेमिनेरिया, सरगैसम, ये ब्राउन में पढ़े थे हम लोगों ने, तो ये रिकॉल करना है आपने। ओके, और ये जो ये जिस इसकी लाइकन की बात अभी मैं कर रहा था उसको एज अ नेचुरल इंडिकेटर भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे वो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में चीज़ें बता देता है, दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला होगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू, तो ये भी गलत हो जाएगा, बोथ आर फॉल्स।
India successfully launched Gaganyaaan's first uncrewed flight in 2025. ISRO signed an MOU with NASA for lunar rover development. Indian space sorry मतलब वो जो इसरो है now reports to DRDO. It is wrong, ठीक है, गलत है ये गलत है। इसरो DRDO को क्यों रिपोर्ट करेगा भाई? अच्छा, इसरो स्टैब्लिश कब हुआ था? इसरो स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। और ये इसका जो प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम ब्रह्मो समाज पढ़ते हैं 1828 में बना, लेकिन उसका प्रिकर्सर क्या था? उसका प्रिकर्सर क्या था? उसका प्रिकर्सर था, अगर आपको याद हो, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब बना था? तो ब्रह्मो समाज आपका बना था 1828 में, आत्मीय सभा बना था 1814 में, या फिर 1815 कहीं कहीं दिखता है। उसी तरह से इसका जो था वो था इनकोस्पार। क्या था? इनकोस्पार। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला था प्रिकर्सर, उसका नाम था इनकोस्पार, स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में ये बना था। देन बाद में ये इसकी जगह इसरो आ गया। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड गगनयान मिशन की अगर बात करेंगे तो गगनयान मिशन ये कब लॉन्च किया जाएगा? देखो, ये अनक्रूड की बात हो रही है। वैसे तो इसमें 3 लोग भेजे जाएंगे गगन, मतलब 3 दिन का मिशन होगा ये। और एक सेकेंड, ठीक है, 3 दिन का मिशन होगा ये, 3 लोग इसमें भेजे जाएंगे। और ये लगभग माना जा रहा है कि भाई 2026 के स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली इसको जो है वो किया जाएगा। और अगर इंडिया सक्सेसफुल रहा ऐसा करने में, मतलब कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं 3, उनको लो अर्थ ऑर्बिट में अगर प्लेस कर दिया गया, लो अर्थ ऑर्बिट में उनको प्लेस किया जाएगा, तो इंडिया वुड बिकम 4th कंट्री आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू डू सो, कि वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी भी रखते हैं। ठीक है, जो और इसको हम लॉन्च किससे करेंगे? तो जो हमारा ये जो LVM-3 है, ठीक है, तो इससे हम इसको लॉन्च करने वाले, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड और कुछ यहाँ पर जो आप याद कर सकते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें इन लोगों को प्लेस किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3rd वाला रॉन्ग था हमारा, तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? यहाँ पर LVM-3 और ये नोट कर लेना, GSLV, दैट इज जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके, और ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आगे बढ़ते हैं, अगला है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द मैचिंग। तो आर्टरीज़ की अगर बात करेंगे तो आर्टरीज़ हमें पता है कि ब्लड कैरी करती हैं, एंड दैट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स। हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाती हैं आर्टरीज, उनको बोलते हैं। क्लियर है? पहला वाला सही है। वेन्स की अगर बात करेंगे तो वेन्स जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट। क्यों? बिकॉज उसको प्योरीफाई करवाना होता है। कौन प्योरीफाई करता है? हार्ट नहीं, हार्ट तो सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। प्योरीफाई कौन करता है? लंग्स प्योरीफाई करते हैं। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, इफ यू कैन रिकॉल, पल्मोनरी आर्टरी हमने पिछले उसमें पढ़ा था, वो लेके जाती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। लंग्स प्योरीफाई करते हैं और पल्मोनरी वेन से क्या भिजवाते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भिजवाते हैं। तो डी का 4 ए वही 1 2 3 4 हो गया यार ये तो। क्यों भाई 1 2 3 4 हो गया ये तो। वेन्स वॉल्स होती हैं। वॉल्स क्यों होती हैं? कि भाई इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से, जैसे ये वेन है, ठीक है, समझ रहे हो? ये वेन है। ओके, ये वॉल लगा हुआ है रेड कलर का। अब ब्लड इस तरह से गया, ठीक है, अब ये वापस नहीं आ सकता है, ये लौट के वापस नहीं आ सकता है। आर्टरीज ठीक है, वापस नहीं आ सकता है। कैपिलरीज जो है साइट ऑफ एक्सचेंज होती हैं ये, ठीक है। कैपिलरीज छोटी छोटी लगी होती हैं, जैसे आर्टरी है बड़ी सी, याद है ऑर्टा वॉज दी लार्जेस्ट आर्टरी। फिर इससे छोटी छोटी और इससे छोटी लगी होंगी, फिर इससे छोटी लगी होंगी, फिर और छोटी लगी होंगी, और वो फाइन बहुत ही फाइन कैपिलरीज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, करो उसको। Value of G is constant everywhere on Earth. Acceleration due to gravity depends on altitude and latitude. आप देख सकते हैं दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं, यानी 2 ऑप्शन गए, क्योंकि वो बोल रहा है इंडिपेंडेंट है, मतलब हर जगह कांस्टेंट है वो, और यहाँ बोल रहा है नहीं, ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड से वो डिफर करती है।
तो अगर डिफर करती है तो ये नहीं होगा, और अगर ये है तो ये नहीं होगा, यानी कि दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, यानी ए और बी तो नहीं होगा, ये बात तो तय है, ठीक है। देन ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। ग्रेविटी की अगर बात करेंगे तो ये लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। अगर मैं ऑल्टीट्यूड दैट इज़ हाइट की बात करूँ कैसे डिपेंड करता है, तो ये हाइट जैसे इंक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर इतनी चीज़, यानी कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ऑल्टीट्यूड या हाइट। अब बात अगर करें लैटिट्यूड की, तो एक्चुअली में होता क्या है कि g इज इक्वल्स टू हम पढ़ते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के भी, और हमें पता है कि जो पोलर डिस्टेंस होती है इज़ शॉर्ट, इज़ लेस देन द इक्वेटोरियल डिस्टेंस। क्यों, ऐसा क्यों होता है बताओ, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स जल्दी। ऐसा क्यों होता है कि ये डिस्टेंस कम होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है? चलो मैं बताता हूँ क्यों होती है। क्योंकि इसका शेप जो है ना उसी तरह का है, जियोइड शेप का ऑब्लेट स्फेरॉइड। लेकिन अब तुम भी मुझे ये बताओ इसका शेप जो है जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड है क्यों, आखिर क्यों है? इसका जो शेप है आप देख रहे हो, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, तो ऐसा है क्यों, ऐसा किस लिए है जहाँ पर ये पोल्स पे फ्लैट है एंड इक्वेटर पे बल्ज्ड है? आंसर इज रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बल्ज हो गई है और यहाँ पर पोल से फ्लैट हो गई, इसकी वजह से डिस्टेंस कम ना। क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, तो ग्रेविटी पोल्स पे ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू इक्वेटर। सो आंसर इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। एंड ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि ऑल्टीट्यूड हो चाहे ये लैटिट्यूड हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, टिल्ट विल्ट का नहीं है भैया, हर दिल विशेष टिल्ट का लेना देना नहीं है इसमें। साइमन कमीशन फिर आ गए, ये साइमन कमीशन पीछा नहीं छोड़ रहे सुबह से, ठीक है। डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है ना इसको, ठीक है, पूरा पहले ही कर चुके हैं। बाकी अब साइमन कमीशन तुम्हें दिखेगा भी नहीं। द RPA 1951 governs electoral disqualification. RTA Act of 2005 applies to all states including J&K. Okay, and Article 32 grants constitutional remedy for enforcement of fundamental rights. बताओ सबका सही है। थर्टी टू ये सबको पता है कि ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये भी सही है। RTA एक्ट जो 2005 का है वो सारे स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर में पहले नहीं था, ठीक है। पहले उसका खुद का हुआ करता था RTI का, मतलब जम्मू कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 में आया था जम्मू कश्मीर का। लेकिन आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद, मतलब 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये हट चुका है, मतलब अब ये भी अप्लाई होता है हर जगह। ओके, और ये भी सही आपका डील करता है RPA 1951, क्योंकि अगर आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन मैंशनड है, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कुछ और भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर पार्लियामेंट वो करता है तो वो मतलब वो की जा सकती है स्पेसिफाई। जैसे अगर आप देखोगे तो आर्टिकल नंबर जो 103 है, 103 है, ठीक है। ठीक है, 102 है, चल क्यों नहीं रहा ये, कुछ तो इशू है इसमें, ठीक है। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अनसाउंड माइंड है, पगला गए हैं, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि आप दिवालिया हो गए, आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, जो कि कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बने कि दिस थिंग इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर दिस इज डिफाइंड, तो यू हैव टू गो विद कि भाई वो डिफाइन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देन डिफेक्शन के ग्राउंड में अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो सारी चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पर लिखा गया है कि पार्लियामेंट कुछ और भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ भी लिखी हुई है। और डिस्क्वालिफिकेशन में किसका डिसीजन फाइनल होता है? प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने से डिसीजन नहीं लेता है, वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके ही डिसीजन लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना। बेचारा प्रेसिडेंट कभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेगा, और बेचारे को एक कहीं पे मिला भी तो वहाँ पर उसको इलेक्शन कमीशन की एडवाइस लेनी होती है, ठीक है ना। तो वैसे तो हमें पता है कि वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कुछ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग कर दी थी। वो तो 44th अमेंडमेंट ने बोला कि आप एक बार लौटा सकते हो, बट बाइंडिंग तो फिर भी रहेगी।
ठीक है। और अच्छा बताओ, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन का डिस्प्यूट हुआ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, तो कौन देखता है, कौन देखता है वो? टेस्ट में 1 और 3 आंसर था, किसमें, किस क्वेश्चन में देखते हैं अभी? नहीं भाई, आरटीआई पहले नहीं अप्लाइड था वहाँ पर, बट अभी अप्लाइड है, आंसर ऑफ ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, अभी अप्लाइड है, पहले हुआ करता था बट 31 अक्टूबर 2019 से नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट देखता है, बिल्कुल सही आंसर सभी का। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट ओनली बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस, इट इज कैन नॉट बी फिक्स्ड बायोलॉजिकली। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या तो मतलब वही है ना कि या तो ए बी होता, ए या बी में से कोई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सही है ना, दिमाग लगाना होता है वहाँ पे थोड़ा सा, कि भाई जैसे अभी ऊपर हमने देखा था असर्शन रीजन कॉन्ट्रास्टिंग थे ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में, कि अगर ये सही होगा, ए सही होगा तो आर गलत होगा, आर सही होगा तो ए गलत होगा। तो इस तरह के थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि भाई अभी दोनों सेम बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकली हो ही नहीं सकता, आर्टिफिशियल प्रोसेस से होगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि अगर होता ये, तो आंसर ए होता, क्योंकि अगर देखो तो सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ठीक है। और इनमें से कोई गलत तो नहीं होगा, मतलब सॉरी, अगर मतलब ए हो गया तो ऐसा तो नहीं होगा कि ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो यानी दोनों ही गलत होंगे, यानी ए और डी आंसर होना था इसका, खत्म। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं? तो एजोबैक्टर होते हैं, राइजोबियम होते हैं। ठीक है, राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, ये सब आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, 3.0 में हम लोगों ने किया भी था इसको डिस्कस थोड़ा बहुत, आई थिंक, है ना। राइजोबियम, एजोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो क्या करते हैं। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन तो बहुत है हमारे एटमॉस्फेयर में, आपको पता है सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही 78%, लेकिन उसको प्लांट डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं, वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम खाद वगैरह डालते हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं। तो यूरिया में क्या होता है, NPK का कॉन्ट्रैक्ट है ना, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अच्छा, एक चीज़ हमने आज पढ़ा था, एलुवियल सॉयल, आज हम लोगों ने सॉयल पढ़ा था सुबह। जरा बताओ ये किस में रिच होती हैं और किस में पुअर होती हैं, बताओ। हाँ, तो ये वो खादर भंगर तो देखा था, खादर नहीं होती और भंगर पुरानी होती, बट रिच किस में होती हैं? रिच ध्यान रखना फॉस्फोरस में नहीं होती हैं, पोटाश में होती है, पोटाश में। ठीक है, और पुअर किस में होती हैं? फॉस्फोरस में, ध्यान रखना इस चीज़ को। और बाकी इन जनरल हमारी सॉइल नाइट्रोजन में पुअर होती हैं और ह्यूमस में भी पुअर होती हैं, ये चीज़ हमें पकड़ के रखनी है। क्लियर है इतनी चीज़? और क्या यहाँ पे बताना, हाँ, तो ये क्या होते हैं कि डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं हमारे लेगुमिनस। लेगुमिनस क्या होते हैं? दालें वगैरह, ठीक है, या फिर जो थोड़ा बेल टाइप होते हैं, तो लेगुमिनस। इनकी रूट में क्या होते हैं, इनके रूट में ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैंने बताया राइजोबियम, एजोबैक्टर और ये सब आपके साइनोबैक्टीरिया वगैरह, जिस साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करते हैं, रूट में चिपक जाते हैं इन लेगुमिनस प्लांट्स के, और क्या करते हैं, इनसे शरण लेते हैं, इनसे अपना थोड़ा न्यूट्रिएंट लेते हैं, और उसके बदले में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके इनको दे देते हैं, लो भैया लो। तो फिर इन लोगों को क्या होता है, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है फर्टिलाइजर्स की, लेगुमिनस वालों को, दालों वगैरह को, एक्सेप्ट अरहर को पड़ जाती है। डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड जीएसटी इन कॉर्पोरेट टैक्स, बिल्कुल गलत बात है। जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, हमने पढ़ा था। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 101st अमेंडमेंट से आया था, 279A आर्टिकल में दिया हुआ है ये। और अगर बात करेंगे तो जीएसटी काउंसिल की जो भी मीटिंग होती है उसको कौन चेयर करता है, उसको चेयर करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और कॉर्पोरेट टैक्स ये तो आपका कैसा होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, बट जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ये डायरेक्ट होते हैं, बट जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपसे पूछे जीएसटी काउंसिल एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज आर्टिकल 279A में है। यस शर्मा जी, 33 मेंबर्स होते हैं आपके जीएसटी काउंसिल में। और 4 तरह का आपका जीएसटी होता है, कितने तरह का ये भी पता होना चाहिए। एक तो होता है आपका आईजीएसटी, आप में से काफ़ी लोग जाएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। एक आपका स्टेट जीएसटी होता है, एक आपका सेंट्रल जीएसटी होता है, और एक आपका यूटी जीएसटी भी होता है। तो 4 तरह का जीएसटी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर रखना इतनी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज, पहला गलत है तो वैसे आंसर आ ही गया है 2, 3, बट फिर भी फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में क्या घटाने में प्राइमरी डेफिसिट आएगा, बताएंगे कमेंट में। हलवा क्वेश्चन है, इतनी बार करवाए आपको फिस्कल डेफिसिट कि मतलब आपको एकदम सोते भी अगर कोई पूछ ले तो फिस्कल डेफिसिट रटा हुआ होना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ पर जाता है, ज़रा बताओ, कहाँ पर जाता है डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा? तो कैपिटल रिसीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कैपिटल रिसीट
में होता है या तो एसेट आप बेचते हो तब, जो यहाँ पर हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है किसी पर्टिकुलर पीएसयू वगैरह में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, उसको बेच रहा है और पैसा ले आ रहा है। तो पैसा आ तो रहा है लेकिन एसेट बेचने पे आ रहा है, या लोन लेने पे, लोन ले लिया, ठीक है, तो वो भी आपका कैपिटल रिसीट में ही जाता है। इज दैट क्लियर? ना 13 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज मानसून। सुबह ही पढ़ा है, सुबह ही पढ़ाया। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। 70 से 150 ड्राई डेसीडुअस 150 रुपया से देगा। 200 सेंटीमीटर तक आपकी मॉइस्ट डेसीडुअस होती है। खैर, नीम, पलास, अमलतास ये सब आते हैं। ड्राई डेसीडुअस को पार्कलैंड लैंडस्केप बोलते हैं। फुट हिल्स ऑफ हिमालय में हमें डेसीडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में यही फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बिकॉज ये ड्राई जो सिचुएशंस होती हैं, ड्राई हैबिटेट में भी सर्वाइव कर ले जाते हैं। और अपनी कैसे सर्वाइव करते हैं, अपने लीव्स को शेड करके सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्राई होगा तो फिर क्या होगा कि पानी की कमी है वैसे भी, तो लीव्स में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैस के अलावा साथ ही साथ वाटर लॉस में भी रोल प्ले करता है ड्यूरिंग दी ट्रांसपिरेशन, जिसको बोलते हैं। गटेशन अलग होता है, गटेशन रात में होता है, ट्रांसपिरेशन दिन में होता है। गटेशन हाइडाथोट्स के थ्रू होता है, जो हाइडाथोट्स किनारे 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 होते हैं लीव्स में, ठीक है। और जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो बेस ऑफ द लीफ में होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। दे आर गार्डेड बाय दी किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, और वो जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो ऐसे खुल जाते हैं, और जब पानी बहुत कम होता है तो वो ऐसे थोड़े से भर से जाते हैं, वो बंद हो जाता है वो, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज अबव, ओ हो, मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ कांटे होंगे, ऐसी ऐसी कैसी बात है भाई। ये तो वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। और यहीं पर हमें ग्रास देखने को मिलती है जिसको हम टुसॉकी ग्रास बोलते हैं, यानी गुच्छ ग्रास, घास बोलते हैं। और थॉर्न फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको किस तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। अच्छा, कांटे क्या होते हैं? तो कांटे ही मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स होते हैं, ठीक, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स ही होते हैं वो, ठीक है। और देन यहाँ के वेजिटेशन की अगर बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे जैसे कैक्टस। कैक्टस क्या होता है? कैक्टस बहुत मोटा सा आपको देखने को मिलेगा उसका पत्ती, क्योंकि वो अडेप्टेड है उस फॉरेस्ट में, उस तरह के वेजिटेशन में रहने के लिए। और जो भी अडेप्टेड होते हैं बहुत ही ड्राई कंडीशन में रहने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। उनको ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट क्या होते हैं? व्हाट आर हेलोफाइट? हेलोफाइट, हेलो का मतलब होता है नमकीन, मतलब जो सॉल्टी, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट, जैसे मैनग्रूव जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं यहाँ पे रहने के लिए। ओके, क्लियर है? तो पहला सही है, दूसरा गलत। अल्पाइन वेजिटेशन अकर्स बिटवीन द ट्री, तो भाई वैसे तो आंसर तो आ ही जाना है, अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर ऑप्शन मेरे 3 हो गया। बट अल्पाइन वेजिटेशन क्या होता है और ट्री लाइन क्या होता है? तो ट्री लाइन आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्री लाइन क्या होता है? तो ट्री लाइन का मतलब होता है, जैसे ये मान लेते हैं पहाड़ है, ठीक, तो जहाँ से ट्री शुरू होते हैं, समझ रहे हैं आप, जहाँ से ट्री शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज आपका ट्री लाइन। उसको हम ट्री लाइन बोलते हैं। अब ट्री लाइन जो होता है, ये चीज़ समझ में आ गई? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्पाइन वेजिटेशन अकर्स अबव द ट्री लाइन इन हिमालयाज। तो जो ट्री लाइन ये है उसके ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। अल्पाइन का मतलब है जो बहुत, क्योंकि फुट हिल्स पे आपको डेसीडुअस मिलेंगे, डेसीडुअस मिलेंगे, देन आपको टेम्परेट डेसीडुअस देखने को मिलेगा यहाँ पे, या फिर आप फिर उसके बाद कॉनिफेरस में जाएंगे, उसके बाद अल्पाइन आएगा, देन एट दी टॉप, बिल्कुल टॉप पे आप जाओगे ना तो टुंड्रा आएगा। टुंड्रा का मतलब पता है क्या होता है? टुंड्रा का मतलब होता है जो एकदम पोल्स पे, ध्रुवों पे देखने को मिलता है, जहाँ पे ना के बराबर वेजिटेशन होता है, ना के बराबर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, उसको हम टुंड्रा बोलते हैं। याद रहेगी ये बात कि जहाँ ना के बराबर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, टुंड्रा। इसी के किनारे किनारे, मतलब इसी के जस्ट इसके बाद, इसी के ट्रांजिशन में आपको टाइगा देखने को मिलता है। टाइगा कंफ्यूज नहीं होना है टुंड्रा से। टाइगा में वेजिटेशन होता है, टुंड्रा में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। और टाइगा इज अ रशियन वर्ड जिसका मतलब होता है अनटच्ड, जिसको छुआ नहीं गया है। समझ में आई तीन चीज़? तो यहाँ पर होगा डेसीडुअस, देन आप बढ़ेंगे, आप टेम्परेट डेसीडुअस, देन आप आएंगे कॉनिफेरस, देन आएंगे आप अल्पाइन। ये पूरा हायरार्की टाइप मेंशन्ड है, अगर आप जाओगे वहाँ पर फैटमैन में, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ, जिसके पास है देख सकता है जाके। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन करिए। पिच सुबह ही पढ़ाया था। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। टिम्बर क्वालिटी जो होती है वो टिम्बर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को इको बोलते हैं। अगेन 1 2 3 4 बेटा, ठीक है जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 पकड़ लिया इस बार तुम लोगों ने, क्यों? अनटच्ड है, वर्जिन पेपर, हाँ वर्जिन पेपर। चलो असर्शन रीजन पे आते हैं।
पेप्सिन फंक्शंस बेस्ट इन एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन. देखो अभी डाइजेशन पढ़ाते हैं तुम्हें. आजकल थोड़ा ढंग से फंक्शन क्यों नहीं कर रहा भाई ये. अरे भैया देखो होता क्या है, जब आप खाना मुंह में रखते हो तो जो हमारे सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं बकल कैविटी में, वो सलाइवा रिलीज करते हैं. सलाइवरी एमाइलेज होता है उसमें एंजाइम. वो एमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करता है. कार्बोहाइड्रेट मुंह के अलावा कहीं ब्रेक नहीं होता है, रिमेंबर दैट. इसीलिए बोला जाता है खाना चबा चबा के खाना चाहिए. ठीक, तो लार्वा लगेगा उसमें, एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं. हमारी ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है, वो लोग स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं. और स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. उसको सिंपल में ब्रेक करने के लिए वी नीड सलिवरी एमाइलेज. जब ब्रेक हो गया कॉम्प्लेक्स सिंपल में, देन ये जो है ईसोफेगस है. ईसोफेगस जिसको हम की ग्रास नली हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप बोलते हैं. और ये क्या करता है, पेरिस्टालसिस के थ्रू. पेरिस्टालसिस इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट जो बैकवर्ड नहीं हो सकता है. ठीक है, इसी से आप उल्टा लटक जाओगे फिर भी खाना नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आ जाएगा. ठीक है, तो पहले तो आपने खाना मुंह में रखा, बकल कैविटी में एमाइलेज रिलीज हुआ, देन वो फैरिंग्स में भी जाता है. फैरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे टू बोथ एयर एज वेल एज फूड. ठीक है, क्लियर है. लैरिंग्स होता है वो वॉइस बॉक्स वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पर, और अगर खाना वहाँ चला जाता है विंड पाइप में, तो फिर आपको हिचकियाँ वगैरह आना स्टार्ट होती हैं. और फिर आप फालतू की वो चीज़ें बोलते हो कि भाई लगता है कोई याद कर रहा है. क्यों, क्या बना है ये, क्या बना है ये. ये जो है पिकासो को कंपटीशन देने वाली ड्राइंग है ये. ठीक है, तो पेरिस्टालसिस के थ्रू ये आएगा कहाँ पे, ये आएगा सबसे पहले पेट में. ठीक है, पेट में. ड्राइंग में मतलब कोई compete कर पाया मुझसे आज तक है. जब मैं स्कूल में हुआ करता था ना, हर बार मैंने कंपटीशन जीते हैं ड्राइंग में, हर बार कंपटीशन. देखो, तो ये बन गया स्टमक. स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जैसे ही खाना जाएगा तो HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा. वो क्या करेगा, पहले तो हार्मफुल अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह उसको मार देगा. और उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर म्यूकस होता है, म्यूकस इसकी इनर लेयर पे, वो श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं उसको हिंदी में. तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है उसको डिस्ट्रॉय होने से. म्यूकस मेम्ब्रेन प्रिवेंट होता है सो दैट कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए. ठीक है, कौन, स्टमक की जो डेलिकेट लाइनिंग है. HCl का काम सिर्फ बैक्टीरिया को मारना नहीं होता, बल्कि मीडियम को एसिडिक बनाना होता है सो दैट कि पेप्सिन फंक्शन कर सके. पेप्सिन क्या होता है, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है. उसके बाद ये स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जिसके थ्रू खाना, ये छोटी आंत में जो नीला नीला बना रखा है, छोटी आंत है, यहाँ जाएगा. यहाँ क्या होगा, ध्यान से सुनना. ठीक है, ध्यान से सुनना. यहाँ पर होता है लिवर. ठीक है, और यहाँ पर होता है पैनक्रियाज. ठीक है, तो लिवर क्या करता है, लिवर यहाँ पर गॉल ब्लैडर, एक उंगली के इतना शेप का यहाँ पर होता है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है. क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है. लिवर फेंक के मारता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्यों, दो कारण होते हैं. एक तो फैट को इमल्सिफाई कर सके, यानी कि बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ सके, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. साथ ही साथ मीडियम को बेसिक बना सके. क्यों मीडियम को बेसिक क्यों बनाना, बिकॉज जो पैनक्रिया है, ठीक है, पैनक्रिया यानी कि जो अग्नाशय है, वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारता है. उसमें क्या होता है, उसमें होता है लाइपेज और ट्रिप्सिन. अब ट्रिप्सिन जो है पेप्सिन की तरह ही प्रोटीन को ब्रेक करता है अमीनो एसिड्स में. कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं कमेंट बताओ. लेकिन वो बेचारा बेसिक मीडियम में फंक्शन कर सकता है, अनलाइक पेप्सिन जो कि सिर्फ एसिडिक मीडियम में फंक्शन कर सकता है. तो उसके लिए बेसिक मीडियम बनाने का काम ये बाइल जूस करता है, जो लिवर फेंक के मारता है, जो गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है. सिंपल. अब वो जो लाइपेज था ना, अब देखो यार मैं लिख नहीं पाऊंगा, बैच की क्लास नहीं चल रही, रिवीजन क्लास चल रही, सुनो नहीं है तो मैं ये लिख क्या नहीं रहे तो फिर हट जाओ. लिखाना वाला कार्यक्रम जा चुका है. ठीक है, तो लाइपेज क्या होता है, वो जो बाइल जूस ने क्या किया था, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करके दिया था, फैट को तोड़ा था. अब फैट को फर्दर फैटी एसिड में तोड़ने का काम लाइपेज करता है. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. पैनक्रियाज इज नॉट ओनली अ ग्लैंड बट, मतलब इट इज नॉट ओनली एन एक्सोक्राइन ग्लैंड बट इट इज ऑल्सो मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड का मतलब होता है कि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है. अब पैनक्रियाज ने अभी हमने देखा एंजाइम रिलीज किया, लेकिन हार्मोन भी रिलीज करता है. जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो पैनक्रियाज से निकलते हैं. पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से,
और ग्लूकागॉन निकलता है अल्फा सेल से। ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए आपको। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, पैनक्रियाज इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, बट पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। एंडो और एक्सो दोनों हैं। एक्सो क्या करते हैं, एंजाइम निकालते हैं, एंडो सिर्फ हार्मोन निकालते हैं। हार्मोन निकालते हैं, सीधा ब्लड में फेंक के मारते हैं, तो इसलिए वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। एक्सो जो होते हैं डक्ट का यूज़ करके एंजाइम छोड़ते हैं, इसलिए वो डक्टलेस ग्लैंड नहीं कहलाते हैं। समझ आई चीज़ इतनी? क्यों? ग्लैंड वगैरह देखेंगे अभी तो, मैं क्योंकि अभी जिक्र हो गया था तो मैंने बता दिया था, बाकी तो देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। ओके, तो पेप्सिन फंक्शन इन एसिडिक मीडियम एंड HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। या ठीक है, तो पहला सही है एंड रीजन भी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड? assumes ceteris paribus conditions. What is this meaning of ceteris paribus? Ceteris paribus आपने फैटमैन अगर देखा होगा तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है ceteris paribus। ceteris paribus का मतलब होता है बाकी कंडीशंस को ज्यों का त्यों रख के, ठीक है, बाकी कंडीशन को कांस्टेंट रख दें, तब हम लॉ ऑफ डिमांड को देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे बनता है डिमांड कर, यानी कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी। गिवन सर्टेन कंडीशंस आर नॉट चेंज्ड, दे आर फिक्स्ड। एग्जांपल के तौर पे मेरी सैलरी फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन मेरी सैलरी दोगुनी रेट से बढ़ रही, चौगुनी रेट से बढ़ रही है, तो मैं डिमांड भी बढ़ा रहा हूँ, तो फिर तो डिमांड कर फेल हो गया, क्योंकि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन मैं डिमांड घटा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ रही है ना। तो उन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखना होता है इसमें। सैलरी को कांस्टेंट रखना है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सबको कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेटेरिस पारबस का मतलब वही है। और मैंने आपको पढ़ाया था मूवमेंट और शिफ्ट में क्या अंतर होता है। मूवमेंट होता है कि आप जब प्राइस चेंज करो, प्राइस आप बढ़ाओ तो डिमांड कम होगी। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस वाई एक्सिस शोज प्राइस एंड दिस शोज दी डिमांड ना। जैसे हम प्राइस बढ़ाएंगे, जैसे प्राइस बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हो डिमांड किस तरह से घट रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं मूवमेंट इन कर्व। शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट होता है जब हम प्राइस को कांस्टेंट रखें और अदर फैक्टर जिनको अभी हमने सेटेरिस पारबस किया था, दैट इज कांस्टेंट किया था, उनको चेंज करें। एग्जांपल सैलरी, एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स। तब ये क्या होगा, या तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा जिसको आउटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, घटेगा तो लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। दैट इज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ओके, एंड सप्लाई कर्व कैसा होता है? सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोपिंग होता है और ये जो जहां दोनों कट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट आर वेवलेन गुड्स? तो दो तरह के ऐसे गुड्स होते हैं जो ये डिमांड कर्व को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि उनकी डिमांड प्राइस बढ़ने से नहीं घटती है। तो वेवलेन होते हैं और गिफेन होते हैं। गिफेन होते हैं गुड्स ऑफ नेसेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं चावल, ठीक है, गेहूं बहुत रोटी खाते ही खाते हैं हम लोग। तो अगर वो मान लो प्राइस बहुत बढ़ा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, क्योंकि स्कार्सिटी है तो हम और उसको कंज्यूम करना, मतलब और उसको स्टोर करना चाहेंगे, तो गिफेन गुड्स। वेवलेन होते हैं जो गुड्स ऑफ लग्जरी होते हैं। एग्जांपल आईफोन। अब आईफोन है गुड ऑफ लग्जरी है, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग और उसके लिए क्रेविंग बढ़ाते हैं और डिमांड बढ़ा देते हैं, तो वहां पर ही फेल हो जाते हैं वेवलेन और गिफेन गुड के केस में डिमांड कर। ओके, तो वही लिखा हुआ है इट मे स्लोप, यानी स्लोप कर सकता है। अब देखो मस्ट नहीं लिखा है उसमें, क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है वो, ठीक है। तो एग्जामिनर भी कभी रिस्क नहीं लेगा, इतना ध्यान रखना। तो ये सही है आपका, ये भी सही है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क्स ओनली, सिर्फ नॉर्मल गुड के लिए काम करता है, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली इसको एक्सट्रीम में ले जा रहा है और ये गलत है। भक्ति सेंट्स रिजेक्टेड रिचुअल्स एंड कास्ट डिस्टिंक्शंस। सूफी सेंट्स अलाउड सिलसिलास एंड बिलीव्ड इन वहादत उल वाजूद। कबीर एंड गुरु नानक वर बोथ एसोसिएटेड विद सूफिज्म। नो, कबीर और नानक को अगर आप देखोगे तो ये दो बने थे हमारे सेक्ट। इस एक को तो हम बोलते हैं, एकदम से कभी कभी दिमाग से वर्ड चला जाता है, फॉर्मलेस गॉड को क्या, हाँ, निर्गुण, ठीक है। तो दो सेक्ट बने थे भक्ति में। एक तो सगुण जो फॉर्म, एक गॉड की किसी फॉर्म में बिलीव कर रहे थे, और एक निर्गुण जो फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव कर रहे थे। तो उनमें से थे कबीर और गुरु नानक जो फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव कर रहे थे। सूफी से उनका लेने देना नहीं था भाई, ठीक है। ग्वालियर घराना इज नोन एज फॉर ध्रुपद स्टाइल। कैराना घराना मेनली फोकसेस फॉर मेलोडी एंड स्वर प्योरिटी। जयपुर अतरौली घराना इज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ओनली। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से ही एसोसिएटेड है, बताओ भैया। और ये भी बताओ कि जो ग्वालियर घराना है उसके फाउंडर कौन थे, वॉज द फाउंडर। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है आपका, तो इसके थे उस्ताद, लिख देता हूं मैं, नाथन पीर बख्श।
कैराना के कौन थे? कैराना के तो बड़े आसान है, अब्दुल करीम खान। ठीक है, कैराना करीम, अब्दुल करीम खान। ठीक, और इसके एक्सपोनेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो कौन होंगे? तो गंगूबाई हंगल हो गई। ठीक है, गंगूबाई हंगल हो गई, पंडित भीमसेन जोशी हो गए, प्रभा आत्रे जिनकी रिसेंट में डेथ हुई थी वो हो गई, बेगम अख्तर हो गई, ये सब लोग आएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। हाई कोर्ट कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल नंबर 2 to 6, बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन इज ब्रॉडर दैन दैट ऑफ हाई कोर्ट, बात बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट की ब्रॉडर होती है बिकॉज हाई कोर्ट लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा गलत होगा, ये दो गया, पहला तो सही होना ही था। जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई गवर्नर, रॉन्ग। ठीक है, प्रेसिडेंट ही करेगा अपॉइंटमेंट। गवर्नर का रोल सिर्फ इतना होता है कि शपथ दिला दो बस। सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा, रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेगा। और कैसे होता है? दोनों का सेम होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, रिमूवल सेम होता है। उन्हीं की तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी रिमूवल होता है, उन्हीं की तरह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग का भी रिमूवल होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कैसे होता है? पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, लोकसभा राज्यसभा में, देन प्रेसिडेंट का ठप्पा लगता है फाइनली, तो हम बोलते हैं प्रेसिडेंट हटा देता है। ठीक है, तो हटाना अपॉइंट करना सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर सिर्फ ओथ दिला देता है हाई कोर्ट वालों को, और सुप्रीम कोर्ट वालों को तो वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है। ओके, तो 1 ओनली सही आंसर होगा। सूर्य घर योजना प्रमोट्स रूफ टॉप्स, फिर से सूर्य घर आ गया। मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट की अम्मा बहन फिर से मेरी दुखती नस से हाथ रखा इन्होंने। ठीक है, मैं भोग तो भोग गया, आपको पता ही, मैंने कल पूरी कहानी तुम्हें बताई थी। फिर से जो है मेरा पारा चढ़ जाएगा, अभी मैं ज़्यादा फिर आना नहीं चाहूँगा उस पर। पीएम विश्वकर्मा योजना सपोर्ट्स ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल, बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा योजना लॉन्च कब हुई थी कोई बताएगा? मोदी जी ने अपने बर्थडे में लॉन्च करी थी, और ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एंड बोथ स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। रॉन्ग 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 रॉन्ग, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम देखोगे तो ये किसके तहत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इसका उद्देश्य क्या है? 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है। ठीक है, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे, तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा, और दूसरा वाला आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं किया? हाँ सही है, 2023 17 सितंबर 2023 बिल्कुल सही है। मोदी जी का बर्थडे आने वाला है ना? बधाइयों का तांता लगेगा भाई मोदी जी के लिए, तो गया 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 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। और हाँ, इसमें ओके वही मैं समझ रहा हूँ, कुछ तो मिस हो रहा है। इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MONRE। होमवर्क है आपके लिए, आप यहाँ पर रिकॉल करेंगे रिगार्डिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, चलो। कथकली ओरिजिनेटेड आंध्र प्रदेश, अच्छा नहीं, कथकली आंध्र प्रदेश में हुआ, तो कुचिपुडी क्या कर रहा था यहाँ पर? भांगड़ा कर रहा था। कथकली केरला का, केरला के दो हैं, एक तो कथकली है और एक कौन सा है दूसरा बताओ? दूसरा मोहिनी अट्टम, जो कि अपने लास्ट स्टाइल के लिए जाना जाता है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से जाना जाता है। कथकली को मास्क डांस के नाम से भी जाना जाता है। मास्क, इसमें 5 तरह के वेशम रखे जाते हैं। वेशम का मतलब क्या होता है? मास्क। 5 तरह के वेशम होते हैं इसमें। असर्शन गलत हो गया तो बस आंसर आ गया। नहीं आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों फॉल्स का भी है। कथकली परफॉर्म्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ महाभारत, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाभारत की स्टोरीज पे बेस्ड है कथकली, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके हमने एक्सपोनेंट कैसे याद किए थे कि कुछ कली मिले ना मिले, नहीं, बाल मिले ना मिले कुछ कली मिल जाए, ऐसे हमने याद किया था इसके एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, तो कुछ बाल, तो बाल PV बालकृष्णन, बाल मिले ना सालवनी, कुछ कुंचु कुरूप, ठीक है, कुछ कली मिल जाए और उसे कथकली हो जाएगा। ठीक है, और एक और नाम याद रखना, अगर पनिकर किसी के सरने में दिख जाए तुमको, पनिकर, कथकली मार देना सीधे, पक्का सही होगा वो। ठीक है, स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू राइजिंग इन्फ्लेशन विद डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, सही है। स्टैगफ्लेशन इज formed by combining 2 words, and those 2 words are stagnant plus inflation
तो स्टैगफ्लेशन, ठीक है, राइजिंग इन्फ्लेशन विद डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। ओके, और ऐसे में क्या होता है, कौन सा कर फेल हो जाता है बताएंगे आप? CPI इज यूज टू मेजर रिटेल इन्फ्लेशन। अब CPI WPI क्या होता है? ये इंडेक्स होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। बेस ईयर 2022-23 है, ठीक है, पहले 2011, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि हाँ, ठीक है, आप जैसे फैटमैन में देखोगे 2011-12 लिखा हो, क्योंकि वो पहले था, ये अभी रिसेंट में चेंज हुआ है। वहाँ पर एक लाइन भी लिखा हुआ, डब्बा बना के लिखा है कि अभी एक कमेटी बनी है 2022-23 करने के लिए, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, वहाँ पे वो भी लिखा है, लेकिन वो आपने शायद देखा नहीं होगा। यहाँ पर जो हाईएस्ट वेटेज दी जाती है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड को दी जाती है, यहाँ जो दी जाती है फूड एंड बेवरेज को दी जाती है। यहाँ पर सर्विसेज इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ नहीं है सर्विसेज इंक्लूडेड, ये चीज़ ध्यान रखना। होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कौन कैलकुलेट करता है? NSO कैलकुलेट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। और इसकी बात करेंगे तो WPI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो इसको रिलीज़ करता है WPI को। आई होप इट मेक सेंस टू यू। यहाँ पर आप IIP को भी रिकॉल कर सकते हो। IIP भी मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिलीज करता है। और 40% जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ 40% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं IIP में। 8 कोर इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट 40% इन द IIP। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस। दो तरह का इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड सब एक्सप्लेन किया था सुबह, ठीक है, कई बार, मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ। डिमांड पुल का मतलब लोग के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया, ज़्यादा लोग अब डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो होता है जो प्रोडक्शन साइड से होता है, सप्लाई साइड से होता है, जिसको सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं। गलत होगा, ठीक है, 1 और 2 होगा। अच्छा, ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी को पता है? कोर इन्फ्लेशन होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड और एनर्जी। फूड और एनर्जी का इन्फ्लेशन माइनस कर दो, हेडलाइन इन्फ्लेशन से खत्म। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? जो हेडलाइन बनाता है, जो जनरली जो हमारी बहुत यूज़ की चीज़ें होती हैं वो। ओके, क्लाउड बर्स्ट को लेके एक शॉर्ट बना दीजिए, बना चुके हैं पहले, अभिजीत बहुत पहले बना चुके हैं, आप सर्च करोगे क्लाउड बर्स्ट पर हमारे SSC तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 23rd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ज्वाइंट सेशंस आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट। रॉन्ग, आज ही हमने डिस्कस किया। ज्वाइंट सीटिंग कब होती है? ऑर्डिनरी बिल के केस में होती है, ना तो मनी बिल में अलाउड होती है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अलाउड होती है। ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से तो हमने अमेंडमेंट लिया है। 3 बार हुई है, वो सब हम देख चुके हैं कब कब हुई है। और वाइस प्रेसिडेंट तो कभी प्रिसाइड कर ही नहीं सकता है, ठीक है, या तो स्पीकर करेगा पहले इंस्टेंस पे, वो नहीं हुआ तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा, और वो नहीं हुआ तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये किसी मेंबर का, किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है। मनी बिल को सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये भी गलत होगा, ठीक है। स्पीकर सर्टिफाई करता है मनी बिल, पूरा डिस्कस किया सुबह, फिर से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, पूरा सब सुबह डिस्कस हुआ है। वेमेन फ्रॉम रूरल एरियाज आर मोर प्रोन टू अनीमिया, ज़्यादा अनीमिया होता है उनको। अच्छा, बात तो सही है, ठीक है, बहुत ही जनरल है। इन तरह के में ना ज़्यादा दिमाग मत लगाना अपना वहाँ पे कि यार रूरल में होगा कि नहीं होगा, हम पढ़े तो नहीं थे। अब ये तुमको पढ़ के जाओगे तब करोगे, हर चीज़ पढ़ के जाने वाली नहीं होती कि नहीं ये हमने पढ़ा नहीं। अच्छा, ये देखते हैं कौन से को गूगल किया, अच्छा NCERT में दिया था, अच्छा तभी हम सोचे सिलेक्शन क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो उसमें क्लास 5th वाली NCERT में सीधा लाइन उठाई है, इसके लिए तुम NCERT पढ़ोगे। तो वेमेंस फ्रॉम रूरल एरियाज आर मोर प्रोन टू अनीमिया, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि हाँ सही है, ठीक है, ज़्यादा गाँव में की महिलाओं को होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कैन बी टैकल्ड, हम ये मान सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है कि आयरन डेफिशिएंसी कैन बी टैकल्ड विद विटामिन C रिच फूड। क्यों? क्योंकि जो विटामिन C होते हैं वो हर चीज़ के एब्जॉर्प्शन में बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन में। तो मान लो कि हम आयरन ले तो रहे हैं लेकिन उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे हो पाएगा, ठीक है। पहले से पता था, हाँ पहले से पता था, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। एंड ChatGPT एंड सिमिलर टूल्स rely on natural language processing. Artificial general intelligence has been successfully deployed as of 2025. अभी तो डिप्लॉयड नहीं करी गई, तो 1 ओनली यहाँ पर सेम से, बाकी इनको रटने की जरूरत नहीं इन तरह क्वेश्चन को, ठीक है। अभी जब सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आएगी, स्टेनो की आएगी, तो मैं खुद ही डिटेल में सब करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। अगर मान लो ये सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन आया होता, ठीक है, मैंने बैच वाले स्टूडेंट को भी ये बोला था, अगर ये आया होता तो इसके खाल उधेड़ देते, लेकिन अभी क्योंकि ये मैंने अपने तरफ से बनाया, तो मैंने बनाया तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बस मैंने किस लिए डाला इसको, सो दैट का नए क्वेश्चन का फ्लेवर मिले आपको बस। और बाकी कल से थोड़े
थोड़ा सा लेवल अप हो मैं करूँगा, तो तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मॉक टेस्ट हमारा फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस, लव दिस सेशन एंड यू लाइक दिस रिविजन सेशन, एंड इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। सभी लोग एक डीप ब्रेथ लेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा मेंटली फटीग लगे, ब्रेन फॉग लगे, आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार तो करना ही करना है आपको, ठीक है। 3 बार ऐसे डीप ब्रीथ करना है। मैं 3 बार इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तुम लोग ले नहीं ले, योगा सेशन चल रहा है यहाँ पे, हम पढ़ने आए थे, क्योंकि तुम लोग को तुरंत तो दिक्कत होने लगती है। ओनली 10 करेक्ट है, काफ़ी सिली मिस्टेक है सर। हाँ, करते रहो मिस्टेक, करते रहो, अभी टाइम है, ठीक है, टाइम है। सिली मिस्टेक करते रहो, ठीक है, सीखते रहो उनसे कि क्या मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है मेरे से, ठीक है। इससे तुम ना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मान लो तुम ये गलत कर दिए थे आर्टिकल, ये कि ये वाला गलत कर दिए थे तुम, तो मतलब तुम्हारी नॉलेज में कमी है, ठीक है। तो तुम्हें सीख लेनी कि यार भाई रिवीजन करना है, पॉलिटी का रिवीजन करना है, पॉलिटी का रिवीजन करना है। अच्छा ये बताओ, कल पॉलिटी का बम शॉट रखा जाए या ना रखा जाए, बताओ कैसा क्या है, ठीक है, कैसा क्या है, बम शॉट कल रखा जाए ना रखा जाए, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो नॉलेज में कमी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है यार ये क्या बात हुई, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, है ना। तो अगर कुछ ऐसा है कि कुछ आंसर की में कभी कभी एरर हो जाता है, जो कोशिश करी जाती ना हो, तो उसको लेके लोड नहीं लेना होता ज़्यादा दिल पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत मत पाना करो उसको लेके। अतुल तुम क्या कहना चाहते हो? सर आप लोगों के वीडियो ना बनाने कुछ नहीं होगा, न्यूज़ हम तक आ जाती और कम कम लगता है, कोई तो सपोर्ट में है, वरना कोई नहीं बनाएगा तो लगेगा कि सब बिक गए हैं। तो पढ़ाई भी चल रही ठीक ही है सर, लोग पता नहीं क्या लिख रहे हो भाई तुम। हम्म? पेट खराब है, दवाई बता दो, क्यों नहीं। प्रशांत नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है। कैसा के चक्कर लगाते रहोगे, कानपुर से ही हो ना तुम, तो कैसा के चक्कर लगाते रहोगे। स्टेनोग्राफर रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, सांस लेने दो, अभी डाल रहे हैं। कितना बजे है? 8-10 बजे हुआ है। 9 बजे एक वीडियो डालेंगे जिसमें कि नए जो सेट ऑफ क्वेश्चन आए, बाकी तो सब पढ़े हुए क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो नए सेट ऑफ क्वेश्चन लगे हैं वो भी डालेंगे, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।